हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी कुछ वीडियो बन चुकी हैं और कुछ वीडियो बनना बाकी है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें, ये हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 का भूगोल विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसकी लगभग सभी वीडियो कंप्लीट होने वाली हैं। एक दो वीडियो रह गई हैं, इसमें ज़्यादा अध्याय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय 7वां है। तो इसको पढ़ने से पहले एक दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर आपको कक्षा 6 से 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। बशर्ते अभी मेरी दोस्तों तबीयत ख़राब है, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, और मेरा गला भी ख़राब है, तो अब मैं थोड़ा गर्म पानी पी पी कर दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा आराम मिल जाता है, बोलने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मैं चाहता हूँ कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन क्या करें, एक दिन में एक या दो वीडियो डाल पाता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाता। उसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं ठीक होते ही अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूँ। अध्याय 7, हमारा देश भारत। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें मौका मिला है अपने देश को समझने के लिए, तो हम समझेंगे पूरी तरह से। ठीक है, हालांकि दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 6 में कुछ कम बताया जाएगा, आज 7 में कुछ और अधिक, 8 में कुछ और अधिक, इसी क्रम से क्रम जैसा ही क्रम बढ़ता जाएगा, अच्छी जानकारी मिलती जाएगी। ठीक है, तो कक्षा 6 में दोस्तों कक्षा 6 के छात्रों के हिसाब से बताया जाएगा, है ना। तो आप बनी रहिए, बस आगे आपको 12 तक ले जाएंगे। ठीक है, हर विषय की पूरी अच्छी से जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़ी भौगोलिक विस्तार वाला देश है, हमको दोस्तों ये मतलब बिल्कुल जानकारी है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर में यह हिमालय की ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि देखिए, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आप याद करिएगा। पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर में क्या है, हमारा हिमालय। ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, ये चारों दिशाएं और चारों स्थितियां आप याद कर लें। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों देश की जो पूरा विस्तार है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की लंबाई चौड़ाई बता दी। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में जो अनेक प्रकार की स्थल आकृतियां हैं, ये हमारे देश की भिन्नताओं को दर्शाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे देश की भिन्नताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यहाँ जलवायु पर वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। तो दोस्तों बिल्कुल है, हमारे देश में भाषाओं के आधार पर भी, संस्कृति के आधार पर भी भिन्नताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और जो द्वीप समूह वाले क्षेत्र होते हैं, उन मैदानी क्षेत्र, उन सब के अलावा वनस्पति है, वन्य जीव हैं, भाषा, संस्कृति, इन सभी के आधार पर हमारे देश में बहुत भिन्नता है। ठीक है दोस्तों, और हमें खुशी की बात ये है दोस्तों कि इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी हमारा देश एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता लोग जो हमारी प्यारी जनता को भड़का कर वोट बैंक बनाकर उसको आपस में लड़वाते रहते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा दोस्तों, हर वीडियो में मैं लगभग करता ही हूँ अपील। दोस्तों हाथ जोड़कर आपसे विनती है, कभी भी किसी चीज़ को पढ़िएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक
जो आजकल चल रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर जो फेक आईडियाँ बनाकर लोग गलत जानकारी देती हैं दोस्तों, और भड़काऊ बयानबाजी करती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं। तो उससे दोस्तों प्लीज़ 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 बचिए और मुद्दे की तह तक जाइए। देखो दोस्तों, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपनी ये देश की अखंडता को खंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हमें अपनी देश की एकता को बनाए रखने में जितनी हो सके पूरी कोशिश की जाए करनी होगी। ठीक है, बाकी अनपढ़ लोग तो नहीं कह सकता, अनपढ़ और अनपढ़ में तो नहीं, मतलब एक अलग शब्द हो जाता है, मेरा कहना ये नहीं है। बाकी जो देश को मैटने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं दोस्तों, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी ओहदे से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई पेशा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, उनका सब अपना मतलब वो चलाना है, अपना उनकी फॉलोइंग बढ़ानी है, अपनी वीडियोज़ को लाइक बढ़ानी है, वो ये अलग मुद्दे हो रहते हैं दोस्तों, उनसे बचिए। ये छोटी सी अपील है दोस्तों। किसी भी भड़काऊ और जो लड़ाई झगड़े करने वाली बातें आती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे, तो उनको स्किप स्किप कर दिए जी दोस्तों, स्किप करिए, उनको ना फॉलो करिए, ना उनको लाइक करिए, ना दोस्तों उनको किसी भी प्रकार की शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो छोटी सी अपील थी। मुझे विश्वास है हमारे दोस्तों, भाई, बंधु और मित्र इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और हमारी बात को मानेंगे और अधिक से अधिक इस पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते आगे हम अपने देश की जो विविधता और भिन्नता में होने के बावजूद भी हमारे देश में कितना मतलब सुख शांति चैन अमन है, इसको बनाए रखने में मदद करें। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये वही एक छोटी सी अपील थी। यहाँ जलवायु, वनस्पति, ये वन्य जीवों के साथ साथ भाषा ये में संस्कृति में भी बहुत भिन्नता ये हो पढ़ लिया था। इस भिन्नता के से भी हम इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं दोस्तों, ये अच्छी बात है जो हमारी इस परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है दोस्तों। वर्ष 2011 में 11 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है दोस्तों। 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना के हिसाब से हमारे देश की आबादी कितनी थी? 120 करोड़। ठीक है, अब बढ़ चुकी होगी। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन? हमारा भारत देश। ठीक है, आगे देखिए स्थिति, हमारे भारत देश की स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो विषुवतीय वृत्त है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला, उसकी ऊपर की ओर हमारा देश स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप पिछली वीडियो में जाकर सब समझ सकते हैं कि इसी मैंने जो वीडियो बनाई है क्या क्या उसमें है। आगे देखते हैं, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर वाली जो रेखा है देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। लगभग मध्य भाग से, प्रॉपर नहीं कह सकता, यहाँ भी प्रॉपर लिखा भी नहीं है। ठीक है, चित्र 7.2 में देखेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। क्या करें? दक्षिण से उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि है ना, मुख्य भूमि में दोस्तों पूरा वो आएगा, ना कि छोटे छोटे द्वीप आएंगे। ठीक है, जैसे अंडमान है, मालदीव, ये टाइप की ऐसी, मतलब जो ये सब कुछ नहीं आएगी। सिर्फ भारत का कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कह रहे हैं 8 डिग्री 4 उत्तर से 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर में। ठीक है, तो ये है। और आगे कह रहे हैं अक्षांशों के बीच, ये दोनों अक्षांश हैं, इनके बीच है। ठीक है, अक्षांश आप दोस्तों पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं, अच्छी सी जानकारी मिलेगी आपको उसमें। और आगे कह रहे हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार, पश्चिम से पूर्व तक। तो पश्चिम से पूर्व तक क्या दे रहे हैं? 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। इधर कुछ ऐसे बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि जम्मू कश्मीर की उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जो चौड़ाई होती है, इधर ऐसे ही जैसे कि देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की
उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो ये इसका स्पेस बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं देशांतरों के बीच है, ठीक है, देशांतर के बीच अगर हम हम्म, ये हो चुका ना, ठीक है। अगर हम विश्व को पूर्वी पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो ये देखिए दोस्तों, भारत की किस गोलार्ध में होगी, तो अ, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व में माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व, ठीक है। ऐसे आप देखें तो उत्तर पूर्व में मिलेगा हमारा भारत देश, ठीक है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो 29 डिग्री जो छोर हैं इनके बीच की दूरी के हिसाब से, तो अभी बताएंगे। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे हो जाता है होगा। तो दोस्तों किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आपको बिल्कुल सही जानकारी के रूप में मतलब सही जानकारी देते हैं। कह रहे हैं कि जैसे पूर्व से पश्चिम तक, जैसे पूर्व में कितना बजा है, फिर उसके बाद पश्चिम में देखा जाए तो उसका लगभग अंतर मिलता है 2 घंटे का, ठीक है। जैसे गुजरात में कोई टाइम हुआ है, गुजरात के कच्छ में, और वहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए कितना हुआ है, तो कॉल करके जैसे हम दो भाई मित्र कोई भी हों, पूछे दोस्त तुम्हारे यहाँ कितना बजा है, हमारे यहाँ कितना बजा है, हमारे यहाँ कितने बजे सूर्य ढल गया है, तुम्हारे यहाँ कितने बजे सूर्य ढल रहा है, तो ये पूछें तो 2 घंटे का स्पेस होगा, 2 घंटे का फर्क अंतर, ठीक है। तो दोस्तों वही बता रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पीछे पिछले अध्याय में देख सकते हैं। तो कह रहे हैं पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। वही मैंने बताया ना दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे भारत का सबसे पूर्वी इलाका है, पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी राज्य है, उसमें और गुजरात में जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, उसमें 2 घंटे का फर्क है, यानी सूर्यास्त का 2 घंटे का फर्क है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 घंटे पहले सूर्य ढल जाता है, और गुजरात के कच्छ में 2 घंटे लेट, ठीक है। वो क्यों होता है दोस्तों, तो वो इसलिए होता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ढल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय भी होता है, और कच्छ में 2 घंटे लेट उदय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं पश्चिम में गुजरात में, हाँ ये पढ़ लिया, आप पहले पढ़ चुकी हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। वो कुछ अलग बात है, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे बिल्कुल। तो क्यों कहा जाता है 82 डिग्री 30 पूर्व को, तो वो एक बिल्कुल मध्य में स्थिति है उसकी दोस्तों, हम अभी थोड़ा जानकारी देने के रूप में बता रहे हैं आपको। ये डिग्री, ये जो बता रहे हैं ना 82 डिग्री 30, ये बिल्कुल प्रॉपर बीचों बीच में है, इसलिए यहाँ से गुजरात के कच्छ को भी सही से नापा जा सकता है, और अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है वहाँ की समय को भी बिल्कुल सही से नापा जा सकता है, ठीक है। इसको एक मिडिल पॉइंट मान लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। ये किसकी सीमा से, हमारे भारत देश की सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। इन देशों के नाम का हम पता लगाते हैं दोस्तों, क्या कौन कौन से देश हमारे भारत देश से जुड़े हुए हैं। आगे आगे देखते देखिए दोस्तों 7 देश कौन कौन से हैं। तो ये अफगानिस्तान सबसे कम जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, लगभग 97 किलोमीटर की स्थल सीमा है, हमारे देश से जुड़ी हुई है। और आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इसके बाद थोड़ी और अधिक किसकी जुड़ी है, तो भूटान की है दोस्तों। ये भूटान थोड़ा अफगानिस्तान से ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारे देश से, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये म्यांमार है, ये थोड़ा और अधिक जुड़ा हुआ है, ठीक है।
मैं क्रम से बता रहा हूँ, बढ़ते क्रम में कौन ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो ये नेपाल है दोस्तों, ठीक है, नेपाल भी जुड़ा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, चाइना है। चाइना भी काफ़ी हद तक इसकी लगभग जुड़ा हुआ है हमारे देश से, मतलब नेपाल से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। आगे देखिए दोस्तों, ये म्यांमार हो ही गया, ठीक है। ये पाकिस्तान है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही जुड़ा है। पहले दोस्तों पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था, ये गंदी पॉलिटिक्स के माध्यम से हमारे देश से अलग कर दिया गया है। और गंदी पॉलिटिक्स तो आप दोस्तों जानते ही, मैंने उस पर आपसे अपील भी की है। गंदी गंदी पॉलिटिक्स यानी डर्टी पॉलिटिक्स हमारे देश को फिर भी मतलब फिर विभाजित करने के रूप में, मतलब करने के मूड में है, ठीक है दोस्तों। हमें इससे बचना है, हमें अपने देश को विभाजित होने से बचाना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का मतलब मेरा भाई बंधु दोस्त देख रहा हो वीडियो, तो उन्हें मतलब अपनी दिमाग को बिल्कुल साफ रखना है, न्यूट्रल होकर हर चीज़ को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पाकिस्तान। और उसके बाद सबसे अधिक जुड़ा है हमारे देश से, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमाएं हमारे भारत देश से सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं एक बढ़ती क्रम में बता दिया है दोस्तों। कुछ इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे प्रॉपर इसमें लिखा तो नहीं है कौन कितना है, ठीक है। फिर भी मैंने जितनी कोशिश की है सही बताया है। आगे देखिए दोस्तों, तो ये 7 हुए ना। देखिए क्या है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, सॉरी तिब्बत वो चाइना का ही हिस्सा है, हमारे भारत में भी आता है, ठीक है। और इसके बाद ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ठीक है। तो गिन गिन सकते हैं आप दोस्तों फिर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाता हूँ हर क्लास की एंड होने के बाद। आप एनसीईआरटी कक्षा 6 में भी देख सकती है कि एक्स्ट्रा वीडियो पड़ा हुआ है सबसे नीचे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आगे क्या है, ये देखिए अरब सागर है, ठीक है। ये हमारे देश के पश्चिम में है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में है, ठीक है। ये हिंद महासागर है, ये दक्षिण में है। और ये हिमालय तो है ही हमारे देश में उत्तर में, ठीक है। ये हमारे देश की द्वीप हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, ये मालदीव दोस्तों अलग है, ठीक है। ये श्रीलंका अलग है ही। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये भारत का राजनीतिक नक्शा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम क्या बताते हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं। आप कहीं से भी एटलस उठाकर देखें तो उसमें सब स्टेट मिलेंगी, सबका एक अलग राजधानी होगा, ठीक है। और उनकी जो स्थिति है, आकार है, वो सब बताया ही जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखना देखना चाहें, मैं आपको एक अच्छा वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो उसमें देखिए आप चाहें, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो दोस्तों ये थी भूल, मतलब भूला नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए इनकी सीमाएं किस किस देश की सीमाएं समुद्र से भी लगती हैं और हमारे देश से भी लगती हैं। तो दोस्तों ये बताना मैंने ठीक से समझा नहीं, मैंने ये नीचे देखा तो मैंने बता दिया। देखिए पाकिस्तान की सीमा भारत से भी लगती है हमारे, और ये अफगानिस्तान से भी लगती है, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश की सीमा भी देखिए हमारे भारत से लगती है और ये समंदर से भी लगती है। इसी प्रकार म्यांमार की सीमा भी हमारे भारत से लगती है और समंदर से लगती है। तो 3 देश दोस्तों ये ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समंदर से लगती हैं, ठीक है। और हमारे प्यारे भारत देश से भी, ठीक है। तो दोस्तों लगती तो चीन की भी है, लेकिन हमें चीन से क्या मतलब है, उसकी सीमाएं अलग देश अलग समंदर से लगती है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये ये श्रीलंका भी हमारा मतलब पड़ोसी देश है, और ये मालदीव, तो इनके बारे में पढ़ लिया। पड़ोसी देश है, ना कि स्थल सीमा को टकरा मतलब टकरा इनकी स्थल सीमाएं टकराती नहीं, ठीक है। और ये पाक जल संधि के द्वारा हमारा भारत देश श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ये तो आपने देख ही लिया था, ये पढ़ भी लिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत का एक विशाल क्षेत्र, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी इन जो बड़ी हिस्से में हमारा भारत देश बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है, ताकि
भारत को एक अच्छी सी मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट है बन सके, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग सरकारें चलाएं। एक ही देश, एक ही मतलब सरकार अगर सभी को चलाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये नदियां हैं दोस्तों, भारत की नदियों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। नदियां, पठार वगैरह किसके रूप में विभाजित किया गया है ये दोस्तों, पर्वतीय, मैदानी एवं पठारी क्षेत्र, ठीक है। पर्वतीय, पठारी, मैदानी क्षेत्र और ये पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। ये इस रूप में बांटा गया है। तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल अधिक लाल सा है, लाल सा कलर दिख रहा है, ये दोस्तों पर्वतीय है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। और इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम है हमारे देश का ये, और ये इधर और देश है। ये पूर्व उत्तर की जो स्टेट है वो, ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्र है। और उसके बाद ये दोस्तों पठारी, पठार बोले तो पठार थोड़ा कम ऊंचा होता है, ठीक है। मैंने पिछले अध्याय में बताया, बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं। ये पठार कम ऊंची होती हैं और उन पर मतलब अधिक उनमें पठारों में दोस्तों अधिक खनिज संपदाएं पाई जाती हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो ये पीला पीला जो हिस्सा है ये पठारी मैदान क्षेत्र है, ठीक है। पठारी प्रदेश है। आगे देखिए मैदानी क्षेत्र दोस्तों दिखा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये इतना है मैदानी क्षेत्र, पूरा राजस्थान पूरा गंगा जमुना क्षेत्र है दोस्तों। ये हमारा कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आता है। और ये ब्रह्मपुत्र घाटी नदी, जिस क्षेत्र से दोस्तों नदियाँ निकलती हैं ना, वो वहाँ दोस्तों एक मैदान में ही गिरती हैं। पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो मैदानों में गिरती हैं, मैदानों में उपजाऊ ज़मीन बनाती हैं। और उस हिसाब से लोग वहाँ रहकर अपना मतलब फसल वगैरह पैदा करते हैं। तो मतलब अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र बन जाते हैं। और फिर अगर कुछ ऊंची नीची ज़मीन भी है, उसको भी पहाड़ वगैरह हैं थोड़े, उनको भी तोड़कर वो लोग निवास स्थान बना लेते हैं, ठीक है। तो वो मैदानी क्षेत्र ही बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्या कह रहे हैं। ये मैदानी क्षेत्र, तो दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र का अनुपात कुछ ज़्यादा है। उसके बाद पठारी क्षेत्रों का अनुपात ज़्यादा है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों का अनुपात ज़्यादा है, मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ ये नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी है दोस्तों। मैं नदियों पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप परेशान ना होना, ठीक है। ये 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 घाट हैं दोस्तों, तटीय मैदान है, ये तटीय क्षेत्र है दोस्तों। ये नीलगिरी, दक्कन, ये गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, सतपुड़ा, चंबल, हम ये अरावली श्रेणी है, यमुना नदी है। ये सब दोस्तों मतलब ये 5 नदियों का संगम है दोस्तों, जो सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो में मैं आपको सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा दोस्तों। हो सकता है तो आगे कक्षा में 7 में या 8 में पूरी एक वीडियो टॉपिक इसी पर हो, ठीक है। तो इसलिए मैं अलग से नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अलग से बनाकर वीडियो दूँ और फिर हमें इसी में पढ़ने के लिए मिले, और वो भी डिटेल में, तो हमें क्या फ़ायदा। आधी अधूरी जानकारी के साथ मैं नहीं आपको दोस्तों वीडियो दे सकता, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं बांटा गया है, तो ये किस में बांटा गया है। हाँ वही 29 राज्य और वो से केंद्र शासित प्रदेशों में, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। तो दोस्तों राज्यों का निर्माण किस तरह से होता है ये तो आप जानते ही हैं। पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। राज्यों की को जिलों में बांटा गया है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, बिल्कुल दोस्तों। राज्य में जिले होती है, ठीक है। तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों देखा जाए तो सबसे अधिक जिले हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम गोवा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह, ठीक है।
उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय सक्रिय संतरी का कार्य करता है। संतरी यानी दोस्तों जो चौकीदार होता है, ठीक है, एक गार्ड यानी कि सिक्योरिटी, ठीक है। उत्तर में बर्फ, ठीक है, ये हो गया था। हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया जाता है। तो हिमालय को भी दोस्तों 3 बांटों में, वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किस किन श्रेणियों में बांटा गया है तो देखिए आप, इसमें लिखा है सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। बृहद हिमालय यानी कि बड़ा, ठीक है। सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर दोस्तों क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, जहाँ हमारा वो सबसे शीत मरुस्थल बना हुआ है दोस्तों, क्या कहते हैं हम जिसको, सियाचिन। तो उस वो सियाचिन दोस्तों किस किस श्रेणी में आता है, बृहद हिमालय में, ठीक है, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची शिखर है, ठीक है, ऊंचा शिखर यानी कि वो नेपाल नहीं है दोस्तों, ये वो नेपाल का वो माउंट एवरेस्ट नहीं जोड़ेंगे दोस्तों। हो सकता है वो, मैं अभी उसके बारे में इतना कंफर्म नहीं हूँ हालांकि हमारे, लेकिन दोस्तों नेपाल हमारे देश में नहीं है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान जहाँ यहाँ स्थित है, कहाँ पर, बृहद हिमालय में, ठीक है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। तो 5 पहाड़ी स्थानों के नाम आप बता सकते हैं दोस्तों, बता दीजिएगा। अब मैं आपसे कमेंट में सुनने के लिए वेट करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। हो गया। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक, शिवालिक श्रृंखला दोस्तों सबसे दक्षिण में है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है दोस्तों। आप एक बार सही से समझिए क्या कहना चाहती हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, यानी उत्तरी मैदान जो गंगा जमुना का संगम क्षेत्र है ना दोस्तों, इसके बारे में बता रहे हैं। मैदानी क्षेत्र है, यहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और सबसे अधिक जो फसलें हैं पैदा पैदा की जाती है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर सबसे अधिक उपजाऊ जमीन भी एक तरह से देखी जा सकती है, ठीक है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये मैदान जो है ना, किस कारण बने हैं, तो गंगा, जमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के जो द्वारा लाया जाता है ना, जो मिट्टी वगैरह, तो जलोढ़ मिट्टी उसके द्वारा बना है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी 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 जो होती है दोस्तों काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो दोस्तों बिल्कुल है, यही मैं बोल भी रहा था। आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो भारत के पश्चिमी भाग यानी कि दोस्तों आप अनुमान लगाइए, ध्यान दीजिएगा, कहाँ कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में महामरुस्थल है दोस्तों। महामरुस्थल यानी कि बड़ी रेगिस्तान है, ठीक है। कहाँ है, भारत की पश्चिमी यानी कि राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। गुजरात में भी हैं, वो दलदल हैं, उन्हें मरुस्थल नहीं कहेंगे दोस्तों, वो दलदल हैं वहाँ पे। मतलब दोस्तों सेना लगी रहती है, जिस तरह से राजस्थान में बॉर्डर में, जम्मू कश्मीर में ऐसी जगह पे लगी रहती है, तो वहाँ भी सेना सिक्योरिटी के रूप में लगी रहती है, ठीक है। लेकिन वो दलदल वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ पर है, जम्मू, वो राजस्थान में बड़ी बड़ी महामरुस्थल है, ठीक है। जैसे कि एक बड़ी रेगिस्तान का नाम बताते हैं, जैसे थार मरुस्थल है, ठीक है। थार वो हमारे जैसलमेर थार में ही आता है, थार मरुस्थल के अंतर्गत, और ये पाकिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब कहीं मतलब आपसे पूछा जाए तो थार कहाँ है, तो पाकिस्तान से लगा हुआ राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। राजस्थान का मरुस्थल है, और वहीं सबसे बड़ा वो जिला है जैसलमेर, ठीक है, जिला ही है, ठीक है। आगे कहते हैं दोस्तों, यहाँ मरुस्थल है शुष्क, गर्म एवं तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है दोस्तों। वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना,
ये जो थार जो रेगिस्तान होता है, इसमें उनको पर्याप्त जल की उपलब्धता नहीं हो पाती, इसलिए ये सही से पैदा नहीं हो पाती। ठीक है, देखो तो इसलिए ये वहाँ पे वनस्पति की कमी है। ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो उत्तरी मैदान जो बोल रहे हैं ना, उत्तरी मैदान की प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, उत्तरी जो मैदान बता रहे हैं ना, उसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, उनका क्षेत्र कहाँ जाएगा, ये दोस्तों मध्य प्रदेश है, झारखंड है, कुछ हिस्सा भी छत्तीसगढ़ का है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है। वैसे टोटल ये झारखंड का इलाका पड़ता है उसमें। और ये कहाँ से होकर जाता है, तो ये दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये इधर होते हुए झारखंड, बिहार तक जाता है लगभग। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है तो इसकी एक सीरीज वो लाइन सा बना हुआ है दोस्तों। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं दोस्तों। घाटियां भी इधर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके उस उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दोस्तों क्या कह रहे हैं, उत्तर यानी कि जो इसी की मतलब उत्तर पश्चिम के अंतर्गत क्या आ सकता है, मध्य प्रदेश का जो भाग है ना वो आएगा, और कुछ हिस्सा दोस्तों छत्तीसगढ़ का भी आएगा। तो ये वो उत्तर पश्चिम बता रहे हैं, तो हमारा मध्य प्रदेश ही मुख्यतः इसमें लिया जा रहा है, क्योंकि जो अरावली श्रृंखला है तो वो हमारी मध्य प्रदेश में उसमें आती है, क्या कहते हैं जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान में है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान से होकर दिल्ली तक जाती है, दिल्ली में पहाड़गंज तक। ठीक है, और जो क्या कहते हैं दोस्तों, इसके उत्तर पश्चिम में ये बिंदु एवं सतपुड़ा आ गया, ये हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ये विभाजन, सॉरी, झारखंड तक है या नहीं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बाकी कुछ नहीं, सब अच्छा है। आगे कह रहे हैं, इस श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से बहती हैं, तो आप ये अब अनुमान बता सकते हैं दोस्तों बिना अनुमान लगाए कि सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक बाढ़ से निकलती है दोस्तों, ये भेड़ाघाट वगैरह होते हुए निकलती है। ठीक है, होशंगाबाद के भेड़ाघाट से। ठीक है, तो ये उसके बारे में दोस्तों मैं नदियों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ूंगा। आप इसके बारे में ऐसी टेंशन न लेना कि नदियों के बारे में कुछ अधूरी जानकारी मिल रही है, कुछ जानकारी छूट रही है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, इस पठार के पश्चिम में दादा इस पठार के पश्चिम में, हाँ, और का दोस्तों कुछ नहीं, वो मेरे एक दादाजी आए हुए हैं, काफ़ी दिन से गांव में थे। ठीक है, तो उनसे ही वो बुला रहे हैं, मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो कह रहे हैं कि इस पठार के पश्चिम में, किस पठार के पश्चिम में दोस्तों, ये इसी पठार के पश्चिम में विंध्य और सतपुड़ा की और वो अरावली पर्वत के बारे में बता रहे हैं, उसी के बारे में बात चल रही है। ठीक है, आगे दोस्तों क्या है, पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन इन पठारों में खनिजों जैसी कोयला एवं लोहा क्योंकि प्रचुरता है। किन पठारों के बारे में बोल रहे हैं आप दोस्तों, फिर से एक बार देखिए। तो यही पठारों के बारे में बात कर रहे हैं कि अरावली पठार के अंतर्गत ये आए विंध्य एवं सतपुड़ा, उसी के अंतर्गत आई ये दोस्तों सह्याद्री पश्चिम जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत पूर्व में। ठीक है, और सह्याद्री, और उसी के बाद आई ये पूर्वी घाट। ठीक है दोस्तों, ये उसी के बाद जो उनकी स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं, अरावली पर्वत को लेकर बात चल रही है। ठीक है दोस्तों,
उनमें जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये खनिज पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, अयस्क है, इनकी प्रचुरता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। तो पूर्वी घाट के पूर्व में और पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है? तटीय मैदान। तटीय मैदान दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहाँ पर पड़ते हैं। तो एक बार मैप दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए, अरावली अरावली श्रेणी हो गई दोस्तों। मैंने बताना मतलब ये मैप बताना थोड़ा मतलब स्किप किया था, तो उसके लिए सॉरी। ये अरावली श्रेणी है दोस्तों, कहाँ तक गई है देखिए दोस्तों, दिल्ली तक गई हुई है। ये विद्युत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, विद्युत श्रेणियाँ ये मध्य प्रदेश से में पड़ती हैं और छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा और उधर भी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ये सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं। ये ताप्ती और ये नर्मदा नदी निकली हुई हैं। ठीक है, और ये सिवाल ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये दोस्तों ये अलग वो है, क्या कहते हैं, उड़ीसा झारखंड वाला। ठीक है, और ये देखिए ये पूर्वी घाट है। ठीक है, ये केरल में ये अलग घाट बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये घाट नहीं होते दोस्तों, ये घाट इसलिए कह देते हैं, ये घाटियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, घाटियों का एक छोटा सा रूप दे देते हैं और भूगोल की भाषा में उसको घाट कहते थे। ठीक है दोस्तों, घाटियाँ अलग घाटियाँ ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, घाटियाँ यानी कि अधिक ऊंची नीची मतलब नहीं होती, इसलिए नहीं तो वो पहाड़ हो जाएंगे ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। ये पश्चिमी घाट के पूर्व में तटीय मैदान पश्चिमी मैदान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय है। पूर्वी तटीय मैदान क्या करें, अपेक्षाकृत चौड़े है। पूर्वी पश्चिम की जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, वो सक्रिय है पश्चिम की। ठीक है, यानी कि इधर गोवा, मुंबई साइड की, केरल साइड की ये सक्रिय है। ठीक है, और पूर्व की हैं जो वो थोड़े चौड़े हैं। पूर्वी यानी कि उड़ीसा है ये, और ये इधर बंगाल साइड की इधर की थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, तमिलनाडु में थोड़ा इधर ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ काफ़ी अधिक है। ठीक है, कई नदियाँ एक ही बात है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। अब आप दोस्तों एक अनुमान लगाइए दोस्तों, अ, दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं दोस्तों? तो अरब सागर में इधर दो नदियाँ कौन सी गिरती हैं? ये ताप्ती और नर्मदा। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये सारी नदियाँ इधर गिरती हैं। ठीक है, महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है दोस्तों। ठीक है, ये गिरती हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, प्रवाल भित्ति है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी ये छोटी छोटी जानकारी मैं छोड़ता जा रहा हूँ, एक साथ पढ़ूंगा। ठीक है, ये चार नदियाँ हैं, ये इधर गिरती हैं बंगाली खाड़ी में। वैसे और भी हैं, तो ये बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बताया जा रहा है इधर। ये नदियाँ अपनी मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है, उपजाऊ डेल्टा यानी कि जो डेल्टा क्षेत्र होता है जिसमें दोस्तों कि ऐसे कह सकते हैं कि एक क्षेत्र बन जाता है नदियों के द्वारा, एक अलग मैदानी क्षेत्र, तो उसमें वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुहानों नदियों की मुहानी पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो दोस्तों डेल्टा इस तरह से बनता है कि जैसे कि मान के चलिए एक नदी, यहाँ पे दोस्तों मैप चित्र भी नहीं दिया गया, तो ये इधर देखते हैं किस तरह से। ये देखिए ये जो गंगा नदी आ रही है और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, तो ये डेल्टा ये इधर ये जो त्रिकोण मतलब तीर ऐसा दिख रहा है ना, इन नदियों के बीच का जो ये इलाका, ये दोस्तों डेल्टा बन जाता है। ठीक है, ये जो इधर तिकोटा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी उपजाऊ होता है। आप डेल्टा के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। बस वो वीडियो आने दो जिसके बारे में जिसमें अच्छे से पढ़ाया गया है, इसमें बताया गया है। ऐसी आधी अधूरी में जानकारी नहीं देना चाहता दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि आपका वो वक्त बर्बाद होगा वो अलग, और हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते हैं ये दोस्तों, ये जानकारी छोटी हुई थी कुछ इधर, ये तो हो गया था।
ये देखिए, ये पढ़ लें, उसके बाद नीचे और जाएंगे। जलोढ़, जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन यानी कि बारीक, यानी कि बहुत बिल्कुल चूर्ण के रूप में महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदी बेसिन यानी नदी यहाँ पे गिरती है, वहाँ पर मतलब इकट्ठी कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जलोढ़ निक्षेप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सहायक नदी, एक नदी या सरिता, दोस्तों नदी का ही नाम होता है, सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ठीक है, जो जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपनी जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। तो ये सहायक नदी की परिभाषा आपको मिल गई। ठीक है, तो दोस्तों सहायक नदी कौन सी होती है, किसको कहती है? तो एक नदी होती है, छोटी सी नदी होती है, जैसे कि एक नदी ऐसा रहता है जो मुख्य नदी में, जो मेन नदी होती है ना, जो बड़ी नदी होती है, उसमें अपना जल डाल मतलब उसमें मिल जाती है और अपना जल उसमें समाप्त कर देती है, वहीं उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो उसको सहायक नदी कहती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है कि आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा बहुत स्थल का वह भाग है जो नदियों की मुहानों पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो दोस्तों इसी बात को मैं बता रहा था। ये देखिए दोस्तों, ये कुन्नी में जो दिख रहा है ना, ये जी बिल्कुल त्रिभुज की आकार के जैसा, तो यही डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, आओ कुछ करके सीखे, तो ये हमें नहीं करना दोस्तों, ये बच्चों के लिए होमवर्क टाइप का। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। दोस्तों छोटे जीवों का ये कंकाल होते हैं, ये काफ़ी हजारों सालों की मतलब लंबी प्रोसेसिंग के द्वारा इकट्ठे हुए होते हैं। तो ये मतलब एक कंकड़ पत्थर मिट्टी का रूप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इन प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 में प्रवाल द्वीपों को दिखाया है। ठीक है, तो यही इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखें क्या है ये, वो तो मृत जीवों का ही है सब। ये देखिए दोस्तों, ये बच्ची है पंखुड़ी विद्या, ये कुछ लिखा हुआ है, इसको दोस्तों छोड़ देते हैं। सुनामी एक सवेरे, ये इसमें कहानी लिखी हुई है, इसको क्या करना। ठीक है, इसको नहीं पढ़ते, आगे देखते हैं। ये दोस्तों कोई चित्र बनाया गया है बच्चों के माध्यम से, बच्चों ने बनाया होगा। ठीक है, सुनामी सुनामी आ रही है दोस्तों, ये सब हम आपको एक अच्छी वीडियो में लाकर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। भारत में दो द्वीप द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल की तट से कुछ दूर स्थित है। प्रवाल द्वीप है वही दोस्तों, हजारों लाखों सालों की माध्यम के अंतराल में जीवों के माध्यम से बन जाता है। ठीक है, उनका कंकाल के रूप में इकट्ठा होकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थितियाँ आपको पता लगी गई। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्रों एवं लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि सुनामी भारतीय तट से टकराती थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये भूगर्भ की हलचल होती है ना, जो पृथ्वी के अंदर, उनको भूकंप कहते हैं। उन द्वारा ही समुद्र का पानी एकदम हिल जाता है, उसके कारण सुनामी आती है। दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी क्षेत्र में होता है, तो उस वजह से ये अ, इतना नुकसानदायक होता है। दोस्तों आप भूकंप को ऐसे महसूस कर सकते हैं, एक थाली लीजिए, पारात लीजिए दोस्तों, उसकी परात को किसी भी चीज़ पर रख दीजिए, या मतलब उसको अध पर टांग कर उसमें बीच में थोड़ा ज़ोर से मतलब किसी छड़ी के द्वारा या किसी हथौड़े के द्वारा एक चोट करिए बीच थाली में या उसमें परात में,
तो बारात देखी होगी ना आपने, हर घर में होती है दोस्तों, थालियाँ बारात है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पानी का जल का स्तर एकदम किनारे पर जाकर टकराता है, ठीक है दोस्तों। तो वही इसी प्रकार से हम भूकंप की लहरों को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक उदाहरण दे दिया, आप कुछ और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये दोस्तों कक्षा 6 की छात्र के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है, उसकी परीक्षा में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो है, और ये भी सब, ठीक है। इसको पढ़ लिया जाए, क्या करें, ठीक है। सुनामी पढ़ ही लेते, क्या है। एक सभी पड़ी मनुष्य पर, जल जली की काली छाया, सुनामी दावे दानवी ने अपना प्रलयकारी कह ढाया। तो ये दोस्तों छोड़िए, क्या है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस बच्ची ने लिखा है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें। बाकी दोस्तों इसमें कुछ मैंने छोड़ा नहीं। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों ये छूट रहा है, मैं इसको पढ़ ही लेता हूँ, इसमें ये कुछ भी रह गया था, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सात एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आप जानते आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि भारत में एक ही घड़ी से टाइम देखा जाता है, और जो बड़े बड़े देश होते हैं वो वहाँ पे अलग अलग घड़ियों में टाइम देखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। उनमें वहाँ पे अलग अलग घड़ियाँ होती हैं वहाँ के लोगों की। जब लोग मिलती हैं तो वो देखते हैं कि तुम्हारी घड़ी में अलग टाइम है, हमारी घड़ी में अलग टाइम, ठीक है। तो सही बात है ना दोस्तों, क्षेत्रफल बड़ा है तो वहाँ मतलब सूर्य भी लेट निकलता है, लेट ढलता है, तो उस हिसाब से उनको अलग अलग घड़ियों का उपयोग करना पड़ता है। 2 घंटे 3 घंटे का फर्क आराम से हो ही जाता है। जब हमारे देश में 2 घंटे का फर्क हो रहा है, तो वहाँ तो 4 6 8 घंटे का भी होता होगा फर्क, है ना। तो ये बोल रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं है अलग, ठीक है। तो दोस्तों मैप पे मैं वीडियो आप बनाऊंगा ही, आपको कहीं और नहीं भटकना, ठीक है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।